नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत न्यूज के खास कार्यक्रम यथार्थ में। एक लंबे अरसे के बाद यथार्थ के मंच पे आप सभी से मैं रूबरू हो रहा हूं, जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी ने सभी को अस्त व्यस्त कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जैसे जैसे 2022 नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। आज यथार्थ के मंच में हमारे साथ वो व्यक्तित्व, वो शख्सियत मौजूद है जो शायद जिनका परिचय देना मैं सोचता हूं कि एक छोटी सी बात होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक समाज सेवक, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद संजय जी की। आज संजय जी से यथार्थ कार्यक्रम में हम जानेंगे क्या है उनके दिल में यूपी की जनता को लेके, और खास तौर से व्यक्तिगत जीवन में कैसे वो देखते हैं आज के वर्तमान समाज को। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास नमस्कार, और आपके दर्शकों को नमस्कार। यथार्थ कार्यक्रम में संजय जी, सबसे पहला सवाल, चूंकि आपका सुल्तानपुर से आप हैं और शुरुआती जो आपकी स्कूलिंग रही है वो सरस्वती शिशु मंदिर से रही है। मेरा अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है कि सरस्वती शिशु मंदिर में जो एक शिष्टाचार या जो एक कह सकते हैं सनातन धर्म को लेकर के जो एक आध्यात्मिक परिवेश मिलता है वो एक बहुत मुझे लगता है अद्भुत होता है। वर्तमान की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, या मैं यूं पूछूं आपसे कि राजनीति का यथार्थ अर्थ आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति का असली मकसद क्या है। जी, राजनीति का असली मकसद है कि जो हमारे देश की व्यवस्था है उसके माध्यम से लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, और जो बुनियादी मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उसमें पक्ष भी है और विपक्ष भी है। यानी सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो जनता से किए गए वादों को पूरा करें, और विपक्ष में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो सत्ता प्रतिष्ठान से संघर्ष करके उनके द्वारा किए गए वादों को पूरा कराएं। बिल्कुल, लेकिन जो एक तस्वीर सामने आ रही है, और पिछले कह सकता हूँ कि 7-8 वर्षों से जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ विरोधाभास की राजनीति हो रही है। इसका प्रभाव मुझे नहीं लगता कि शायद जनता के अलावा किसी और को पड़ता होगा। निश्चित रूप से पड़ता है, और मेरा अपना ये मानना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि अच्छे लोगों ने राजनीति से दूरी बना ली। अच्छे लोगों ने ये मान लिया कि राजनीति का काम सिर्फ बुरे लोगों का है। जी, जो धनबल वाले लोग हैं वही राजनीति कर सकते हैं, जो गुंडे माफिया एलिमेंट हैं वही राजनीति कर सकते हैं, जो बंदूकों के काफिले में चलते हैं वही राजनीति कर सकते हैं। तो जब किसी मकान को आप खाली छोड़ देते हैं तो उसमें पहले जुआ खेलने वाले बैठते हैं, फिर चोर आके रहने लगते हैं, फिर डकैत आके रहने लगते हैं, फिर वो माफियाओं का अड्डा हो जाता है। तो इस देश के अच्छे लोगों ने बुरे लोगों के लिए राजनीति का घर खाली कर दिया, और इसलिए धीरे धीरे उनकी एंट्री हो गई। और अब ऐसा माहौल हो गया कि राजनीति से एक विरक्ति लोगों के मन में आ गई है कि दुनिया का सबसे खराब काम है राजनीति। बिल्कुल, कह सकते हैं। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, क्लर्क बनाओ, चपरासी बना दो, लेकिन राजनीति में नहीं भेजना है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठानी पड़ेगी, और राजनीति में उनके मुद्दों पे चर्चा हो, बातचीत हो। इसकी एक बेहतरीन शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश में हुई है कि आज राजनीति दिल्ली के अंदर एजुकेशन पे हो रही है, बिजली पे हो रही है, पानी पे हो रही है, हेल्थ पे हो रही है, पेंशन पे हो रही है, सड़कों पे हो रही है, फ्लाईओवर्स के ऊपर हो रही है। तो जो बुनियादी जिंदगी के मुद्दे हैं उसके ऊपर राजनीति हो, यही राजनीति के लिए भी अच्छा है और यही देश के लिए भी अच्छा है। और अच्छे लोगों से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि घर बैठ के राजनीति को गाली देने से आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती हैं। अगर आप ये मानते हैं कि राजनीति गंदी है तो झाड़ू लेके उतरिए और इसकी सफाई कीजिए। बिल्कुल, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा के आधार पर जो है चीज़ों को करना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं आपकी बात करूं, चूँकि आप जब 12वीं पास किए उसके बाद आप सुल्तानपुर से उड़ीसा चले गए, और 2 साल के बाद जब आपकी वापसी हुई तो लोगों ने आपको एक नए रूप में देखा। आप गए तो इंजीनियर बनने गए, पर आप समाज सेवक के रूप में वापस आए। क्या वो समाज सेवा जो आपकी थी, आज वो जो भी आपका बीता हुआ समय था, ऐसा क्या कुछ हुआ जो अचानक से आपका एक मतलब ध्यान? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं भी राजनीति से बड़ा चिढ़ रखता था मन में। जी, वो आपकी शब्दों से लगता है। और मेरे भी मन में ये था कि भाई राजनीति सबसे खराब चीज है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए।
फिर मेरी मुलाकात हिंदुस्तान के प्रख्यात समाजवादी चिंतक आदरणीय रघु ठाकुर जी से हुई जी, साहित्यकार भी हैं वो। और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नाम की एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जी। बहुत छोटी सी पार्टी है अगर आप विधायक और सांसद की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है अगर आप विचारधारा की दृष्टि से देखेंगे। तो मुझे लगा कि ऐसे लोग भी राजनीति में हैं, और उनसे फिर एक लंबी चर्चा हुई, लंबी बातचीत हुई, और उसके बाद तब उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि भाई आपको राजनीति में आना चाहिए, और राजनीति इस देश की मुख्य धारा है। अगर राजनीति साफ सुथरी नहीं होगी, राजनीति अच्छी नहीं होगी, राजनीति ईमानदार लोगों की नहीं होगी, तो आप समाज को सही दिशा नहीं दे पाएंगे और समाज की बेहतरी के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी ज़िंदगी में सुई से लेके हवाई जहाज़ तक सब कुछ राजनीति तय करती है। बिल्कुल। तो इसलिए उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ, और उन्होंने फिर डॉक्टर लोहिया के बारे में, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के बारे में, मधुलिमेल जी के बारे में, हिंदुस्तान के जो तमाम बड़े नेता हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में काफ़ी लंबी चर्चा की, कई किताबें मुझे दी। तो मैंने उनको पढ़ा, तो मुझे लगा कि कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा उन्होंने की कि कैसे वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहते हुए भी 4 जगह से जूता उनका सिला हुआ होता था। तो ऐसा नहीं है कि राजनीति में हमेशा बुरे लोग रहे और उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। बहुत त्याग किया राजनीति में रहने वाले लोगों ने, और मुझे लगता है आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ईमानदार लोग राजनीति में। इसकी एक बेहतरीन और अच्छी शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में देश के अंदर हुई 2013 में, जब उन्होंने 2012 में पार्टी बनाई और 13 में इलेक्शन लड़ा। तो राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ये मेरी एक धारणा जो है वो मजबूत हुई रघु जी से मिलने के बाद, और फिर मैं उस रास्ते पे चल पड़ा। संजय जी, एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको किसी का मार्गदर्शन मिल जाए बीच, और उस दिशा में, जिस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मुझे लगता है हर एक को शायद ये चीज़ संभव नहीं हो पाती है। और आप स्वयं ये बात मान रहे हैं कि आज की जो राजनीति है वो सिर्फ विरोधाभास की है और केवल दलदल इसे हम कह सकते हैं। कैसे वो बुद्धिजीवी लोग, वो पढ़े लिखे युवा, जिनको राजनीति शब्द का अगर वास्तविक अर्थ कहा जाए तो शायद नहीं पता है, लेकिन उनके दिल में चाहत है देशभक्ति की, वो करना चाहते हैं, कैसे इसका मापदंड कौन तय करेगा? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पढ़िए, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को पढ़िए, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़िए, आप हिंदुस्तान के तमाम वो महापुरुष, वो राजनेता जिन्होंने इस देश के चौधरी चरण सिंह साहब को पढ़िए, आप स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह को पढ़िए, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी। एक बात मैं रोकूंगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो बार बार एक बात कहते हैं, और स्वामी विवेकानंद जी को कहते हैं कि वो मेरे आदर्श हैं, और शायद शुरुआत में बहुत से लोगों ने इस चीज़ को माना भी होगा, लेकिन अब तो कुछ और दिखाई देखिए, ऐसा है कि जिसके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी होंगे वो कभी नफरत की बात नहीं कर सकता जी। जो व्यक्ति शिकागो की अपनी स्पीच में माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से बात को शुरुआत करे, उस स्वामी विवेकानंद का नाम लेने वाले लोगों को तो ये समझना चाहिए कि उनकी तो पूरी राजनीति, पूरा धर्म की व्याख्या, उनकी समाज की दिशा तो मोहब्बत की थी, बिल्कुल भाईचारे की थी, एक करने की थी, समाज के अंदर पीड़ा को दूर करने की थी, अंतिम आदमी को उसका हक मिल सके इसकी बात की थी, बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की थी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, जो हिंदू धर्म कहता है। तो उस स्वामी विवेकानंद जी का नाम लेके हम नफरत की बात कैसे कर सकते हैं? हम जातिवाद और धर्मवाद की बात कैसे कर सकते हैं? यही तो कश्मकश तो मुझे लगता है कि ये विरोधाभास है जिसका आप जिक्र कर रहे थे। तो ये विरोधाभास नहीं होना चाहिए। अगर हम हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो हमें वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का सम्मान करना चाहिए, जिसमें हम कहते हैं कि भाई पूरा विश्व हमारा परिवार है। तो विश्व में रहने वाले सारे लोग हमारे परिवार के हैं, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या सवर्ण हो, चाहे आदिवासी हो, सब हमारे परिवार के हैं। बिल्कुल। तो ऐसे समाज की कल्पना करता है हिंदू धर्म। आप उदार धर्म होने का दावा करते हैं, आप विशाल धर्म होने का दावा करते हैं, आप
पूरे विश्व को परिवार मानने का दावा करते हैं, तो फिर आप नफरत की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक बात। तो ये दोनों बातें तो विरोधाभासी हैं मेरे ख्याल लेकिन से। ये सहजता, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि नौजवानों को खास तौर से शहीद आजम भगत सिंह के बारे में पढ़ना होगा, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, फाक उल्लाह साहब, और कितने लोग इस देश के लिए मर मिटे हैं और कितना त्याग किया है उन्होंने। बिल्कुल। अगर उनकी तुलना में आप हम लोगों की बात करेंगे तो 1,000वां हिस्सा भी हमने देश और समाज के लिए कुछ नहीं किया, 1,000वां हिस्सा भी नहीं किया। और हम जबरदस्ती इस गलतफहमी में हैं कि हम बड़ा देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन नौजवानों को, खास तौर से युवा पीढ़ी को और घर में बैठे हुए लोग जो राजनीति की आलोचना करते हैं, उनको निकलकर एक साफ सुथरी ईमानदार राजनीति के लिए काम करना हो। एकदम उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। अभी हाल की बात कर लेते हैं। कल उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया जी आए और उनकी एक आपस में डिबेट होनी थी शिक्षा को लेकर के। भाजपा के मंत्री नहीं आए मौके पे, आपने उनके लिए कुर्सी भी खाली रखी। मैंने उनकी वो एवी भी देखी जो कल उन्होंने दिखाई कि किस तरह से दिल्ली में पिछले 4-5 वर्षों में कितना फ़र्क पड़ा है कॉलेजों में, स्कूलों में, बच्चों में। और नो डाउट इसका एक पॉजिटिव मैसेज गया होगा बच्चों को। लेकिन एक, चूँकि आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आपने वो सारी चीज़ें देखी हैं जो एक आम इंसान और एक गरीब बच्चा समझता है शायद, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या एक अच्छी बिल्डिंग बना लेने से, स्विमिंग पूल तैयार कर लेने से, मैं पूरी बात करना चाहता हूँ, आपको नहीं लगता कि आज के युवाओं को एक सही दिशा, जो परिवार के प्रति सबसे पहले, उसके बाद समाज के प्रति, फिर देश के लिए वो सोचे, ऐसी शिक्षा प्रणाली कौन और कब लागू करेगा? देखिए, ऐसी बात है कि सिर्फ बिल्डिंग बनाने से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती। ये तो खुद मनीष सिसोदिया जी ने भी कई बार कहा है जी। लेकिन हमने क्या सिर्फ बिल्डिंग बनाई? अगर कोई बात ये कहता है तो ये सरासर गलत है जी। हमने शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया, और एक बेहतर इंसान कैसे हो सकता है उसकी शिक्षा की बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक शिक्षा कैसे आपको आत्मनिर्भर बना सकती है, इसकी शुरुआत तो देश में केजरीवाल मॉडल ने और मनीष सिसोदिया के मॉडल ने की, जिसमें कि हम शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, जिसमें हमारा रिजल्ट आज देश में सबसे बेहतरीन रिजल्ट 98% इंटर का रिजल्ट आया। तो हमने सिर्फ बिल्डिंगें नहीं बनाई, और बिल्डिंगें अच्छी बनाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर एक टूटी हुई बिल्डिंग में जाके बच्चा आपका बैठेगा तो आपके मन में भय रहता है, भाई ये छत रहेगी या गिर जाएगी। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, पॉजिटिव एनर्जी और आती है। आपका बच्चा जाके वहां टाट पट्टी पे बैठ के पढ़े, क्यों पढ़े भाई? बिल्कुल सही बात है। प्राइवेट स्कूल में बड़े आदमी का बच्चा, अमीर आदमी का बच्चा जाके वो एयर कंडीशन कमरे में बैठ के अच्छे डेस्क और बेंच पे बैठेगा, और गरीब आदमी का बच्चा वो जाके टाट पट्टी पे बैठेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल। बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम स्कूलों में नहीं होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? बिल्कुल। तो इसलिए अच्छी बिल्डिंगें होना भी जरूरी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना जरूरी है, शिक्षकों के द्वारा अच्छी शिक्षा देना भी जरूरी है, और आपका मन स्वस्थ रहे इसलिए खेल का साधन भी आपको उपलब्ध होना जरूरी है। तो एथलीट के ग्राउंड, हॉकी के ग्राउंड, स्विमिंग पूल, ये जो वर्ल्ड क्लास हमने स्कूलों के अंदर बनाए, इसके पीछे ये भी धारणा है कि आप स्वस्थ भी रहें और शिक्षित भी रहें। बिल्कुल। और उसके लिए जरूरी है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के अंदर हो। यूपी एक बड़ा क्षेत्र है, कैसे, मतलब कुछ तो आप लोगों ने प्लान किया होगा कि अगर आपको ये मौका मिलेगा, या कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होगा? बिल्कुल प्लान है, मैं आपको बता दूं, ये कई दिन से ये बात भाजपा के लोग ये तर्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब यूपी बड़ा स्टेट है, यूपी बड़ा स्टेट है। तो इसके दो जवाब है मेरे पास। पहली बात तो कि आज अगर दिल्ली छोटा स्टेट है तो 6 साल पहले भी छोटा था। बिल्कुल। तो 6 साल पहले वहां टाट पट्टी पे बच्चे क्यों बैठते थे? 6 साल पहले वहां टॉयलेट्स का इंतजाम बच्चियों के लिए क्यों नहीं था? 6 साल पहले सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें अच्छी क्यों नहीं थी? 6 साल पहले वहां पर एयर कंडीशन बच्चों की पढ़ाई के लिए क्यों नहीं बने थे? 6 साल पहले टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए क्यों नहीं भेजा जाता था? क्यों नहीं था मोहल्ला क्लिनिक? क्यों नहीं था विधवा और बुजुर्गों की पेंशन दोगुना? क्यों नहीं थी वहां पे? क्यों नहीं गेस्ट टीचर्स की तनख्वाह दोगुना हुई थी? क्यों नहीं आंगनबाड़ी की तनख्वाह दोगुना हुई थी? क्यों नहीं ऐसा कभी आपको सुनने को मिला कि 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 150 करोड़ रुपए सरकार ने बचाया? वही छोटी आबादी थी, वही दिल्ली थी, ये सब क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि तब की सरकारें बेईमानी और भ्रष्टाचार करती थी, और केजरीवाल की सरकार ने ईमानदारी से काम करके इतना सब कुछ काम करने के बावजूद, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बावजूद, 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बावजूद, पानी फ्री देने के बावजूद, शिक्षा फ्री देने के बावजूद, ये सारा काम करने के बावजूद उन्होंने बजट को 32,000 करोड़ से 62,000 करोड़ तक पहुंचाया, और उसका प्रभाव दिखाई दे रहा साहब। तो बजट भी दोगुना किया और जनता की सुविधाएं भी कई गुना की। मतलब यूपी की जनता उम्मीद तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं, अब आप असली मुद्दे पे आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहते हैं साहब यूपी की आबादी 10 गुना है, तो भैया यूपी का बजट भी 10 गुना है। यूपी का बजट कितना है? 5,12,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा केंद्रीय सहायता यूपी को दिल्ली की तुलना में कई 100 गुना ज्यादा मिलती है। हमें मिलता है 325 करोड़ रुपए, और यूपी को केंद्रीय सहायता आप निकाल के देख लीजिए कितना मिलता है। तो पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी, नीयत की कमी है, सोच की कमी है। बिल्कुल। आपको काम करना ही नहीं है। जब हम आए तो वहां पे 38-40% ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस था बिजली का। आज की तारीख में 7%, 8% है। तो ये जो बिजली की चोरी हमने बचाया, और उस बिजली की चोरी को बचा के अगर हमने जनता को फ्री बिजली दे दी, तो हमने तो ईमानदारी से जनता का काम किया ना, जिसने हमें वोट दिया है। और यही चीज यूपी तो यही होनी चाहिए, यही यूपी में भी संभव है। बिल्कुल। केजरीवाल जी ने तो यही कहा ना कि भाई फ्री बिजली यूपी वालों को क्यों नहीं मिल सकती? 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे क्यों नहीं मिल सकती? पानी मुफ्त में क्यों नहीं मिल सकता? महिलाओं को सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती? तो पैसे की कमी नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आबादी ज्यादा है तो एरिया भी ज्यादा है, एरिया ज्यादा है, आबादी ज्यादा है, मैन पावर आपके पास ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, व्यापार ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है, बजट ज्यादा है। तो ज्यादा आपका बजट भी तो 10 गुना है। और जैसे हमने दिल्ली में 2 गुना कर दिया, और 5 लाख करोड़ के बजट को अगर केजरीवाल जी की ईमानदार सोच ने और आम आदमी पार्टी की ईमानदार सोच ने 10 लाख करोड़ पहुंचा दिया, तो यह भी तो संभव है। बिल्कुल। तो सारे सवाल निगेटिव क्यों पूछे जाते हैं? नहीं, मैंने नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपाइयों की बात कर रहा हूं कि सारे सवाल आप नकारात्मकता के साथ क्यों सोचते हैं? आप ये कहिए कि हाँ भाई, जैसे केजरीवाल जी ने दिल्ली का बजट 32,000 से बढ़ा के 32,000 करोड़ से बढ़ा के 62,000 करोड़ कर दिया, वैसे 5,12,000 करोड़ का बजट उठा के हम 5 साल में 10 लाख करोड़ का कर दें। हम रोजगार भी दे सकते हैं, फ्री बिजली भी दे सकते हैं, फ्री पानी भी दे सकते हैं, फ्री शिक्षा भी दे सकते हैं, फ्री इलाज भी दे सकते हैं। एक्सीडेंटल स्कीम है केजरीवाल साहब की। अगर सड़क पर आपकी दुर्घटना हो जाए और ईश्वर न करे कि बच्चा आपका कोमा में चला जाए या कोई ऐसी गंभीर स्थिति हो जाए, 1 करोड़ रुपए भी अगर उसके इलाज में लगता है तो केजरीवाल जी की सरकार देगी। दिल्ली में कोई पुलिस का जवान पहले शहीद होता था, कुछ हजार रुपए और सिलाई मशीन उसके परिवार को, उसकी पत्नी को देते थे। केजरीवाल सरकार ने 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि जो जवान पुलिस का शहीद होता है उसको देने का काम किया। सीमा पर जो हमारे जवान शहीद होते हैं उनके परिवार को देने का काम किया। हम उससे पैसे से उनकी भरपाई नहीं कर देंगे, लेकिन वक्त होता है जब आपको एक परिवार के साथ सरकार के तौर पे खड़ा होना होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना समय दिया, और दूसरी बात, आपने बेबाकी के साथ और यथार्थ चर्चा करी। एक आपके विषय में बहुत अच्छी चीज़ मैंने जानी है, आपके एक मित्र हैं अशोक जी, उनका ये कहना है आपको लेकर के कि अगर आप शायद एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं होते तो एक अच्छे गीतकार होते, अच्छा गाना भी गाते हैं आप। और एक शायद आपका गाना भी है, वो इनकलाब करके है कुछ गाना जो आप अक्सर गाते हैं, रुके न जो, रुके ना जो, रुके ना जो। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के लिए 4 पंक्तियां और साथ ही साथ नववर्ष की शुभकामनाएं, और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए यूपी की जनता के लिए आम आदमी पार्टी और खासतौर से संजय जी क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं यूपी की जनता से हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जाति के नाम पर वोट देकर देख लिया, आपने धर्म के नाम पर वोट देके देख लिया, आपने उन्मादी मुद्दों के नाम पर वोट देकर देख लिया, लेकिन आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं हुआ। आज भी शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, आज भी अस्पताल की व्यवस्था बदहाल है,
आज भी नौजवान रोजगार के लिए लाठियां खा रहा है और उत्तर प्रदेश में माताएं बहनें सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हैं। उनके साथ दरिंदगी और हैवानियत की घटनाएं हो रही हैं। आज भी थाने से लेकर तहसील तक रिश्वतखोरी का अड्डा बने हुए हैं। तो इसलिए अगर आप एक ईमानदार पार्टी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो इससे एक नई, साफ सुथरी और ईमानदार राजनीति को बल मिलेगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हम वो सब कुछ कर पाएंगे जो केजरीवाल मॉडल, दिल्ली का मॉडल आज पूरी दुनिया में प्रचारित हो रहा है और जिसकी सराहना दुनिया के तमाम देश कर रहे हैं। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आज अमेरिका वाला कहता है केजरीवाल से सीखो, आम आदमी पार्टी से सीखो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मौका है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए कि विधानसभा में वो एक साफ सुथरी ईमानदार पार्टी को चुने। आपने जिस गीत की बात कही तो वो गीत वो भी मुझे लगता है कि यूपी की जनता के लिए भी सूट करता है। निश्चित रूप से जो परिस्थितियां हैं समाज की उसमें वो बहुत प्रासंगिक है। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। और एक बात, बस आखिरी बात मैं भी कहना चाहता हूं, उसके बाद आप सबसे विदा लूंगा कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे, और महक कम ना हो कभी भी अपनी देशभक्ति की। देशभक्ति ऐसी हो जो कुछ और करने को मजबूर करे। नमस्कार।